सुप्रभात छात्रों, मैं संतोष यादव सर एक बार फिर आप सभी का हिंदी की इस तासिका में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी छात्र सहपरिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। छात्रों, इसके पहले वाले हिंदी के लेक्चर में, लास्ट वीक के लेक्चर में आप पढ़ रहे थे पूर्ण विश्राम। हमने पूर्ण विश्राम यह हास्य व्यंग्य जो कहानी है इसके बारे में आधा पढ़ लिया है। फिर भी मैं आपको कहानी पूरी तरह से स्पष्ट करता चलूँगा। सत्यकाम विद्यालंकार जो इसके लेखक हैं, इनके द्वारा लिखा गया यह हास्य व्यंग्य पूर्ण विश्राम अर्थात पूरा आराम, संपूर्ण आराम। देखिए, यह कहानी जो है, यह व्यंग्य जो है ख़ास तौर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के ऊपर किया गया है। इस कहानी में सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरी जीवन, महानगरों में अर्थात मुंबई एक महानगर, दिल्ली महानगर, चेन्नई महानगर, पूना महानगर, ऐसे महानगर जो बड़े बड़े नगर हैं उनमें महानगरों में निवासियों के जीवन शैली पर, उनके रहने के तरीके पर व्यंग्य किया है। खासकर बड़े शहरों के लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। आप देखते हैं मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, हमें आपको विश्राम अर्थात आराम करने के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इस कोरोना काल में पूर्ण विश्राम का बहुत ज़्यादा हमें समय मिल गया। हमारे पास समय नहीं था, ईश्वर ने हमें समय दे दिया, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, या कोरोना ने हमें यह समय दे दिया। यदि समय निकाल भी लेते हैं, ऐसे शहरों में, महानगरों में निकाल भी लिया, तो पारिवारिक उलझने उस समय का आनंद उठाने में, मतलब उसको एंजॉय करने में बाधक बन जाती है। जैसा कि लेखक के साथ हुआ है। कहाँ पे? इस पूर्ण विश्राम कहानी में हम देख रहे हैं कि लेखक के साथ ऐसा हुआ। डॉक्टर के परामर्श पर, डॉक्टर के कहने पर लेखक जो है 2 दिनों की छुट्टी मनाने के लिए जुहू जाना चाहता है। वहाँ पर और बहुत सारी तैयारियां करता है। उस तैयारी में वह अपने आप, उसका प्रेशर तक बढ़ जाता है, उसकी टेंशन बढ़ जाती है। वह पूरी तरह से पहले जितना थका हुआ था उससे कुछ ज़्यादा ही थक जाता है, खाली उस पूर्ण विश्राम की तैयारी करने में, अर्थात वो जुहू जाने की तैयारी में। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि उनकी मिसेस किस तरह से उनको तरह तरह के सामान लाने और गाड़ी ठीक कराने और तरह तरह की हिदायतें देती हैं, ये रख लेना, वो रख लेना। तो इस तैयारी में ही, इस कार्यक्रम में ही वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते, कहाँ? जुहू जाकर 2 दिन का विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं। परंतु घर की चिंता के कारण वहाँ से वापस उल्टे पैर उन्हें आना पड़ता है। यह हम अभी देखना बाकी है, हम आगे देखेंगे। हमने अभी तक यहाँ पर देखा कि डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी जुहू जाने के लिए पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं। वो यहाँ पर बताती हैं कि हमने यहाँ तक देखा था कि श्रीमती जी बोलती हैं अचार तो रख लूँगी, नहीं, इसके पहले वाला पैराग्राफ जो है वो बोलती हैं पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। यहाँ तक हमने यह पाठ पढ़ा था। उसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसा श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने कभी पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ा नहीं है, मतलब उनको शहर में रहते हुए इतनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अभी तक अपना समाचार पत्र नहीं पढ़ा है, तो इसलिए वो उसे कहती हैं कि आप समाचार पत्र रख लेना, अभी तक पढ़ा नहीं है। अब देखिए, पूर्ण विश्राम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे समाचार पत्र की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कहती कि नहीं रख लेना। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद अर्थात वो मोमफलर जैसा होता है जो गले में बांधा जाता है या कानों वगैरह पे बांधने के लिए। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट न
सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट, पेपर, लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूलना। अर्थात अभी तक जो उन्होंने शहरी जीवन के इस भागदौड़ भरे जीवन में जो अभी तक कुछ नहीं किया है, वह वे उसी 2 दिन में करने के इच्छुक हैं या करना चाहती हैं उनकी मैडम। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठियाँ आई पड़ी हैं, जूहू पर खाली बैठ जवाब ही दे दूंगी। यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। अर्थात उनका इतना शेड्यूल बिजी है कि उनके पास चिट्ठियों का जवाब लिखने का समय नहीं है। तो उन चिट्ठियों का जवाब लिखने का समय उन्होंने कहाँ निकाला? जूहू में जाकर, जहाँ पर वे 2 दिन का पूर्ण विश्राम करने जा रहे हैं, वहाँ पर ही उन्होंने चिट्ठियों का जवाब लिखने का निश्चय किया। मैं ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके देंगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। वाह, क्या बात है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सरदर्द चढ़ गया, इसलिए कहीं कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अर्थात पति पत्नी, लेखक और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे को एक एक चीज़ याद दिला रहे हैं कि हम पूर्ण विश्राम के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या क्या रखना है। और दोनों एक दूसरे को हिदायत देती हैं कि आप ये रख लेना, आप ये रख लेना, आप ये मत भूलना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। शाम तक छाले पड़ जाएं, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। अर्थात उनका नेल वगैरह वहीं पे कटेगा। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से आलोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत में समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक लिए मतलब थैले में डाल दिए। समालोचना अर्थात किसी कहानी या कविता या किसी लेख पर किया जाने वाला क्रिटिसिज्म, वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। सकारात्मक आलोचना या नकारात्मक आलोचना, कैसी भी आलोचना होती है उसे कहते हैं समालोचना। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी पुस्तकें लिखने या कविता या कहानियाँ लिखने के बाद ऐसे बड़े बड़े लेखकों के पास भेजते हैं कि आप इसके ऊपर अपने विचार रखिए, अर्थात अपने व्यूज़ रखिए, उसे ही कहते हैं आलोचना। तो इसके लिए उन्होंने आई हुई 3 किताबों को थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। अब ये कविता भी लिखते थे, तो इन्होंने कभी इनके मन में कुछ विचार आए होंगे तो उनको छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों पर लिखकर वैसे ही रख देते थे कि बाद में जब समय मिलेगा तो सभी को एक साथ में मिलाकर कविता एक लिख दूंगा। तो अभी तक वो कर नहीं पाए थे, तो वो भी सोचते हैं कि जूहू से अच्छा कौन सा जगह होगा, समुद्र के किनारे बैठकर कविता करने का कुछ अलग ही मज़ा आएगा, और कविता करने का दिमाग सेट भी होगा, इसलिए वो सब चीज़ें भी अपने साथ रख लेते हैं। आखिर कई
अटैची कई थैले कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। अर्थात सभी तैयारियों के बाद फुल एंड फाइनल लेखक और उनकी पत्नी जुहू पहुंच गए और वहां की चकाचौंध देखकर ऐसा लगा जैसे वो स्वप्नलोक में विचर रहे हों, अर्थात चल रहे हों। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं? मैंने कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अर्थात यहाँ पर आने के बाद भी इन लोगों को अपने घर की चिंता लगी हुई थी और वह पूछती हैं कि बरामदा जो है उसकी खिड़की का आपने अंदर से बंद किया था कि नहीं? नहीं तो बाहर से कोई भी अंदर घुस सकता है खोल के। तो मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? अर्थात अगर खिड़की खुली रह गई तो क्या होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई तो हो गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोचकर उनकी अधीरता और ज़्यादा होती जा रही थी। अर्थात उनकी टेंशन और बढ़ती जा रही थी। अधीरता मतलब व्याकुलता, परेशानी। अधीरता और ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू का पर आया था वह अब 10 गुना बढ़ गई थी। जुहू किस लिए डॉक्टर ने भेजा था इनको? कि विश्राम करने के लिए, पूर्ण विश्राम, जिससे कि आपका प्रेशर जो है वह कम हो जाएगा, काम का टेंशन नहीं रहेगा तो वो कम हो जाएगा। लेकिन जुहू आने के बाद उनकी मैडम द्वारा या उनकी पत्नी द्वारा यह कहने पर कि अब क्या होगा अगर बरामदे की खिड़कियां खुली रह गई होंगी, और उनके आंखों के आंसुओं को देखकर उनके दिल की धड़कन 10 गुना तेजी से दौड़ने लगी। अर्थात उनका प्रेशर बढ़ गया। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगा कर वह यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी और अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। इस प्रकार हमने इस कहानी में देखा कि डॉक्टर को वो जो पूर्ण विश्राम था वह उससे मिलना संभव न हो सका। वह उस पूर्ण विश्राम के चक्कर में बल्कि उनका जीना और भी हराम हो गया। तैयारी करने में इतना समय लगा, इतनी भागदौड़ की, सब करने के बाद, जाने के बाद भी एक दिन भी न रुक सके और तुरंत उल्टे पैर अपने घर की टेंशन में उन्हें वापस आना पड़ा। इस तरह इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन